KVPY paper 2017. Suppose BC is a given line segment in the plane and T is a scalene triangle. The number of points A in the plane such that the triangle with vertices A, B, C in some order is similar to the triangle T is what? Option A is 4, option B is 6, option C is 12 and option D is 24. So guys, here option C is the करेक्ट आंसर. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है. हमें एक ट्राइंगल टी दे रखा है, तो उस ट्राइंगल टी को मैं क्या कंसीडर कर लूंगी. लेट माय ट्राइंगल टी विल बी माय डीईएफ. ठीक है, उसको मैंने डीईएफ बना दिया. तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगी. दिस इज माय एबीसी एंड दिस इज माय डीईएफ. ये मेरा डीईएफ ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, अगेन अब मैं ए की जो पोजिशन है उसको चेंज कर दूं इस तरीके से, उसकी कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, तो ये अगेन एबीसी और ये डीईएफ. अब यहाँ पे मुझे पता है कि ए कैन टेक 2 पोजीशंस इफ. यहाँ पर ए जो है वो 2 पोजीशंस ले सकता है. कब ले सकता है? जब कंडीशन क्या है, 2 पोजीशंस ले सकता है या 2 पॉसिबिलिटीज है. मान लो 2 पॉसिबिलिटी या 2 पोजीशन ले सकता है वो कब? जब मैं बोलूं कि जो मेरा ट्राइंगल है एबीसी वो सिमिलर हो जाना चाहिए मेरे ट्राइंगल डीईएफ के. तो जो अरेंज करना है मुझे ऑर्डर, ए बी सी का जो ऑर्डर अरेंज करने के जो वेज है मेरे पास, वो कितने वेज है हमारे पास? 3 वेज हो जाएंगे, यानी 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज इक्वल टू 6 वेज. सो वी कैन अरेंज यहाँ पे एबीसी को अरेंज करने के कितने वेज है हमारे पास? 3 फैक्टोरियल. दैट मीन्स हाउ मेनी वेज आर देयर? 6 वेज. ठीक है, एंड टोटल पॉसिबल सिचुएशंस और टोटल जो हमारी पोजीशन है विच ए कैन टेक. ए सिर्फ 2 ही सिचुएशन ले सकता है, एक वो यहाँ पे अपर लेके, एक यहाँ पे डाउन होके. तो 2 ही पॉसिबल कंडीशन है ऐसी हमारे पास. तो ए कैन टेक ओनली 2 पोजिशन. तो 6 वेज तो पहले ही थे हमारे. अगर ये 2 पोजिशन ले सकता है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट दिस 12. सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. लेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स in the set of 2, 3, up to 200 such that 1 by n has a terminating decimal expansion is what? So option A is your 16, option B is your 18, option C is your 40 and option D is your 100. So guys, here option B is the correct answer, which is 18. So let's begin with the question. तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. गाइज यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है कि n एक सेट दे रखा है जिसके अंदर मेरे पास नंबर है 2, 3, 4, 5 अप टू 200. यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 1/n है वो क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इसी कंडीशन को हम लेते हुए हमारे क्वेश्चन को देखते हैं. तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मेरे नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स विल बी व्हाट? क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे गाइस हमारे पास? आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा. ठीक है, ये 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32, ठीक है, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा. ये तो हो गए 2 के रिस्पेक्ट में 200 तक. 5 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है? 2 into 5 और यानी 10 के मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल. ठीक है, तो 2 के मल्टीपल ये आ गए. 5 के मल्टीपल देखो तो क्या क्या आ जाएंगे? 5, 25 और 125. ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग जो आपके डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल्स होते हैं. टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो नीचे जो फैक्टर होता है हमारा वो आइदर 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो 2 into 5. अब यहाँ पे 10 का भी आप देख लीजिए. 10 के केसेस क्या हो जाएंगे? 10 का तो सीधा 10, 20, 40, 50, 80, 100, 160 एंड देन 200. सो यहाँ पर हमारे जो पॉसिबल केसेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे गाइस? 18 हो जाएंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इफ A, B, C are the real numbers such that A plus B plus C equals to 0 and A square plus B square plus C square equals to 1, then
इन ब्रैकेट 3a प्लस 5b माइनस 8c का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5a 8a प्लस 3b प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 8b प्लस 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? Your option A is 49, option B is 98, option C is 147 and option D is 294. So guys here option C is the correct answer which is 147. So देखते हैं हम क्वेश्चन को. सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें कि हमें कंडीशन क्या गिवन है, तो हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे 3a प्लस 5b माइनस 8c का होल स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट. ये कंडीशन हमें गिवन है. तो अगर हम इस कंडीशन को लेके चलें और इसे कॉमन ले लें यहाँ पे कुछ कंडीशंस को ओपन करते हुए, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे. यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन दे रखे वो गाइस क्या क्या है. एक हमारे पास दे रखा है ये 3a प्लस 5b माइनस का 8c का होल स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस का 8a प्लस 3b प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 8b और ये माइनस नहीं प्लस 3c का होल स्क्वायर. ठीक है, इनके स्क्वायर्स को आप ओपन कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के. जब आप इसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो आपके पास गाइज सॉल्व करने के बाद क्या क्या आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 64c स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 5 3 जा 15 2 जा 30 30ab माइनस का 5 8 जा 42 जा 80 80bc और ये माइनस अगेन 8 3 जा 24 24 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48 हो जाएगा. तो ये 48 CA. इसी तरीके से हम बाकी के टर्म्स को भी गाइस सॉल्व कर लेंगे. तो इसी तरीके से बाकी की टर्म्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी. उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ चीजें कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 98a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास ये बच जाएगा जब हम पूरा एक्सपेंड कर देंगे इसे. और माइनस का 98 इन ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है. और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ 98 आ रहा है इन ब्रैकेट, आपके पास क्या बच जाएगा, ये आप लिख सकते हो 98 माइनस 1/2. इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है. जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 147. तो यहाँ पर गाइज आपका जो आंसर सी है, ऑप्शन सी, वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. लेट ABC be a triangle and M be a point on side AC closer to vertex C than A. Let N be a point on side AB such that MN is parallel to BC, and let P be a point on side BC so such that MP is parallel to AB. If the area of the quadrilateral BNMP is equal to 5/18 of the area of triangle ABC, then the ratio of AM upon MC is equal to what? So your option A is 5, option B is 6, option C is 18/5 and option D is 15/2. So guys here option A is the correct answer. So let's begin with the question. देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें एक कंडीशन क्या दे रखी है कि एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने इस तरीके से. एक ये ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा मेरा, ये ए बी सी एक ट्राइंगल हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज आई एम कॉलिंग दिस एज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए. ठीक है, यहाँ पर एक एन पॉइंट है, यहाँ पर एक एन पॉइंट. ठीक है, ए बी सी भी ट्राइंगल, एम बी ए पॉइंट ऑन ए सी. ए सी पर एक एम पॉइंट है और ए बी पे एक एन पॉइंट है. तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे. यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा. इसके बाद आपको क्या दे रखी है कंडीशन, पी भी एक पॉइंट है बीसी पे, तो पी एक पॉइंट हम यहाँ कहीं बना देंगे. पी ये पॉइंट बन गया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और ये के हो जाएंगे.
इसके आपके 0,0 जाएंगे, ओरिजिन पे कार्टेशियन प्लेन पे बनाया, यहाँ पे अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, सी का पॉइंट आपका a,0 हो जाएगा, और यहाँ पर n और b इस तरीके से देंगे। ठीक है, नाउ अब हम कंडीशन पे चलते हैं कि हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन को जानने के लिए हमें क्या दे रखा है, कंडीशन की जो हमारा am है, am अपॉन जो मेरा mc है वो क्या दे रखा है, वो हो जाएगा मेरा रेशियो अल्फा अपॉन अल्फा माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू योर अल्फा ए माइनस अल्फा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है BAC वो किसके सिमिलर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्राइंगल PMC के सिमिलर। यहाँ पे BAC जो मेरा ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, PMC के। ठीक है, तो यहां से सिमिलैरिटी का जो हमारा पास रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे PM अपॉन CM इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल हो जाएगा, ये BA अपॉन AC के इक्वल। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है गाइज, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये PM की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे K, CM की वैल्यू A माइनस अल्फा हो जाएगी, मेरे पास BA की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि BA मुझे फाइंड करना है तो BA एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, और AC की वैल्यू गाइज आपको पता है ये आपकी A हो जाएगी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी BA की वो क्या आ जाएगी, BA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे निकल के A इंटू के अपॉन A माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी A इंटू के अपॉन A माइनस अल्फा। नाउ अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे गाइज, यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, विच ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AC इंटू AB। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू, यहाँ पे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी A, और AB और BA की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो कितनी हो जाएगी A इंटू के अपॉन A माइनस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMP, हमारा जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AMPB माइनस क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। ठीक है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, AN अपॉन AM विच इज इक्वल टू व्हाट, एरिया का रेशियो अगर सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो मेरा ट्राइंगल है NAM, NAM किसके सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा मेरा BAC के। अगर ये ट्राइंगल मेरा सिमिलर है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये क्या है, रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि जो AN है अपॉन AM की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, AB की वैल्यू आपको पता है A के, और A माइनस अल्फा, और AC की वैल्यू A ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से मेरी AN की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। AN की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे AN इज इक्वल्स टू व्हाट, यार AN इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो A के अपॉन A माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास A के की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको हम किस इक्वेशन में रख देंगे गाइज, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था, ये इक्वेशन अगर मेरी सेकंड मान ली मैंने, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वाली थी ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई। अगर मैं जो मेरे AN की वैल्यू आई है, ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं कहाँ रख दूं, पुट इन इक्वेशन 3। कौन सी 3 इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में इसको डाल दूं तो गाइज मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ देख सकते हैं। अगर ये इस इक्वेशन में जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है कि जो मेरा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMP,
इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट हो जाएगी am, और माइनस में क्या दे रखा है आपका, माइनस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज रख दो बस, इसकी जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाफ इनटू, इन ब्रैकेट आप क्या लिख सकते हो, बी और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के अपॉन ए माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस पी एम क्या है हमारे पास, सिंपल के हो जाएगा, इनटू दिस अल्फा, ए एम की वैल्यू अल्फा है, माइनस हाफ अल्फा इंटू अगेन ए एन किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के, तो ए के अपॉन ए माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस। आगे देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस। वैल्यूज जो हमने लिए उससे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, इन ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए के इंटू अल्फा माइनस के अल्फा का स्क्वायर माइनस के अल्फा का दिस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अपॉन में आ जाएगा ए माइनस अल्फा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिखा जा सकता है, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए के अल्फा माइनस ये हो जाएगा आपका के अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस अल्फा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे तो दिस कैन बी रिटन एज ये के इंटू अल्फा के बराबर आ जाएगी वैल्यू। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू के जो है वो हमें 5/18 दे रखा है, और इंटू क्या कर दोगे 1/2 इंटू ये आपके पास गिवन है ए स्क्वायर के अपॉन ए माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से इक्वल आ जाएगा 36/5 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन योर ए माइनस अल्फा इंटू दिस अल्फा। ठीक है, इसके बाद अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व कर लो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36a इंटू अल्फा माइनस 36 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी 5a स्क्वायर माइनस 36a इंटू अल्फा प्लस 36 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, इसे गाइज इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 5a माइनस 6 अल्फा। ठीक है, और एक फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 6 अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं और क्या बता सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी जो वैल्यू हो जाएगी दोनों को इक्वल टू 0 कर दो तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 6 अल्फा, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 अल्फा, दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है मेरे पास। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रू है किसके लिए, ये ट्रू है C और A के लिए। इट इज नॉट ट्रू एज M इज नियर टू C देन A, ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। वाई इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो हमारा M है वो नियर है किसके, नियर टू C है देन A। ए की जगह वो किसके नियर है, वो सी के नियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस हमारे पास जो कंडीशन है हम उस पे चलते हैं अभी, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा कि देयरफॉर योर अल्फा अपॉन ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा कॉमन निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, आपके पास ए अपॉन अल्फा की वैल्यू है, ये क्या डाल देंगे, इसकी वैल्यू डाल दी 6/5 माइनस 1 और दिस विल बी इक्वल टू योर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा था गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए था, यहाँ पे ऑप्शन ए विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट n is greater than equal to 4 be a positive integer and let L1, L2 up to Ln be the length of the sides of an arbitrary n-sided non-degenerated polygon P. Suppose your L1 upon L2 plus L2 upon L3 plus
up to what? This is up to Ln upon L1 is equal to n. So consider the following statement. Statement 1 is the length of the side of P are equal. Statement 2, the angles of P are equal. Statement 3, that your P is a regular polygon if it is a cyclic. Then option A is first is true and first implies second. Option B, second is true. Option C, third is false. Option D, first and third are true. So guys, here option D is the correct answer, which is option D, first and third are true. So देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे गाइस. सबसे पहले हम गिवन कंडीशन पे चलते हैं कि हमारे जो कंडीशन है वो हमें क्या दे रखी है. देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि मेरा जो L1 है, L1 अपॉन L2 प्लस L2 अपॉन L3 प्लस अप टू Ln अपॉन दिस L1 इक्वल्स टू n. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. यह हमें दे रखा है. हमें एक कंडीशन पता है कि आपका जो am होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन के. तो इस अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज L1 अपॉन L2 प्लस L2 अपॉन दिस L3 अप टू दिस Ln अपॉन L1. ठीक है. अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके अपॉन में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे गाइस, इसके अपॉन में आ जाएगा n. ओके, एंड दिस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, gm लगा दो यहाँ पे, ये gm लग जाएगा आपका. ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू L2 अपॉन L3 अप टू व्हाट, Ln अपॉन दिस L1. ठीक है. इस तरीके से आपका यहाँ पे gm लग जाएगा, यहाँ पे आपका am लग जाएगा. अब जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस हमारा जो n है यहाँ पर, ये जो n है अपॉन दिस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारे पास है. ठीक है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के ही बराबर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है. और यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मेरा जो am है वो किसके इक्वल आ रहा है, मेरे ज्योमेट्रिक मीन के. ठीक है. After that, your L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, L2 अपॉन L3 के, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, Ln अपॉन दिस L1 के, विच इज इक्वल टू व्हाट, एक k कांस्टेंट मान लिया हमने यहाँ पे. ठीक है. तो ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे ये k किसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, k कैन बी रिटन एज L1 प्लस L2 प्लस अप टू कहाँ तक हो जाएगा, ये Ln तक हो जाएगा. और नीचे क्या आ जाएगा गाइज हमारे पास, यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा दिस L2 प्लस L3 प्लस Ln प्लस दिस L1 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई. यहां से अब क्या कंक्लूजन निकलेगा ये हम देखते हैं. दिस कैन बी रिटन एज योर L1 is equal to your L2 is equal to what, your Ln. ठीक है. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो गाइज यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट इज व्हाट, दैट योर ऑप्शन जो फर्स्ट था वो हमारा क्या था कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पी आर इक्वल, यहाँ पे दिख रही है आपको ये साइड्स इक्वल आ रही है. और थर्ड क्या था, पी एक रेगुलर पॉलीगन है अगर वो साइक्लिक है. तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे गाइस फुलफिल हो रही है. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज ट्रू एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी इंटीजर n. फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, n square plus 3 is never divisible by 17. Second is n square plus 4 is never divisible by 17. Then option A, both first and second are true. Option B, first and second both are false. Option C, first is false and second is true. And option D, first is true and second is false. So guys, option D is the correct answer here. That is one is true and the second one is false. So आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे गाइज कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा जो n स्क्वायर प्लस 4 है वो डिविजिबल होगा 17 से. लेट्स हैव अ चेक कि जो हमारा n स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा n स्क्वायर प्लस 4 है.
ये कंडीशन क्या दी है कि जो हमारा n स्क्वायर प्लस 4 है, ये क्या है, ये डिविजिबल है हमारे किससे, 17 से। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं इसे, अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं, अगर मैं n की वैल्यू 9 रख के इस पे चेक करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 85। तो 85 17 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल। ठीक है, तो सिंस कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो n स्क्वायर प्लस 3 है अपॉन 17, अगर मैं इसको डिवाइड करूं और यहाँ पे लिखूं n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 17, ठीक है, अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं और इसको -1/17 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 17। यानी जो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो डिविजिबल हो रहा है, बट जो आपका अदर स्टेटमेंट है वो डिविजिबल नहीं होगा। मींस n स्क्वायर प्लस 3 इज नेवर डिविजिबल बाय 17। ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये डिविजिबल कभी भी नहीं होगी। बट हाँ, ये जो वैल्यू आई है ये हमने यहाँ पे चेक कर ली कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है अगर n की वैल्यू में 9 लेती हूँ, यानी किसी एक वैल्यू को अगर ये सेटिस्फाई करे तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है n स्क्वायर प्लस 4 इज नेवर डिविजिबल बाय 17, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो गाइज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Question number 7. Let S be the set of all ordered pair x, y of a positive integers with your HCF x, y equals to 16 and your LCM x, y is equals to 48,000. Then the number of elements in S is what? Option A is 4, option B is 8, option C is 16 and option D is 32. So guys, here option B is the correct answer, which is 8. सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन पार्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें HCF दे रखा है 16 और LCM दे रखा है एक नंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का 48,000। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको पता ही है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं x इंटू वाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो मेरे वैल्यूज है यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो HCF की वैल्यू है 16 और आपका जो LCM है वो कितना है, 48,000 है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइज, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो 48,000 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 एज इट इज 48 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज 16 इंटू 3000। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एज जो हमारा HCF है वो 16 है, सो 2 की पावर 3 कैन बी सिलेक्टेड इन वन वे एंड 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, ये क्या है, ये सिलेक्ट होगा, कैन बी सिलेक्टेड इन 1 + 1 और 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 8 वेज में ये सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ HCF की बात करूं, मेरी जो वैल्यू है उसकी मैं बात करूं, या हमारे LCM की जो बात करूं, तो LCM हमारा क्या था 48,000 की अगर मैं बात करूं विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे मैंने बताया कि इसको 16 इंटू 3000 लिख सकते हैं और मैं क्या लिख सकती हूँ 16 इंटू इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसी को लिखा जा सकता है। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो HCF है 16 उसे कैसे लिख सकते हैं, HCF हमारा 16 है। ठीक है, तो HCF यहाँ पे अभी देखा हमने, HCF यहाँ पे मेरा क्या था, ये जो 16 है ये वैल्यू थी 16, HCF मेरा 16 था, सो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 3 कैन बी सिलेक्टेड इन वन वे। ठीक है, तो ये जो मेरा 2 की पावर 3 है इसको सेलेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, वन वे में सेलेक्ट किया जा सकता है इसको, और जो बाकी बचे मेरे 3 की पावर 1 और जो 5 की पावर 3 है उसे सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, जो बचा मेरा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3 का, उसको सेलेक्ट करने का तरीका है मेरे पास 1 + 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 3 + 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी इसको सेलेक्ट करने के मेरे पास 8 तरीके, 8 वेज है। तो यानी आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर is equal to 8. So guys, your option B is the correct answer.
Question number 8. Consider the set A of natural numbers n whose unit digit is non-zero such that if this unit digit is erased, then the resulting number divides n. If k is the number of elements in set A, then your option A is k is infinite, option B k is finite but k is less than 100, option C is k is greater than equal to 25 and less than equal to 100, and option D is k is less than 25. So guys, here option D is the correct answer, which is your k less than 25. यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो देखते हैं हम लोग, कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऐसे नेचुरल नंबर्स की तो वो क्या हो जाएंगे. अगर मैं 11 से बात करूं कि 11 से और 19 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे 5. फिर अगर मैं बात करूं कि हमारे 20 से लेके और आपके 29 या 30 तक के कितने नंबर्स हो जाएंगे नॉन जीरो. जीरो नहीं लेना हमें लास्ट में, तो यानी क्या हो जाएगा 21 से लेके और 29 तक के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे. ये हो जाएगा 22, 24, 26, 28. ऐसे 4 नंबर्स हो गए. ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर आ गए. जो 30 वाली लाइन है, मतलब 31 से 39 में कितने नंबर हो जाएंगे आपके 33, 36 और ये 39. ऐसे 3 नंबर्स हो गए. ठीक है, ये 39 हो गया. ये कितने ऐसे नंबर्स हो गए 3 नंबर्स हो गए मेरे पास. और अगर 5 वाली नेक्स्ट वाली लाइन की मैं बात करूं कि 41 से 49 तक में, तो ये हो गया 44 और 48. ऐसे हमारे पास 2 ही केस बनेंगे, तो ये हो गए 2. और लास्ट अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो है 51 से लेकर और अप टू 99 तक के सेट में कितने नंबर्स हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 55, 66, 77 और ये 88 और ये 99. तो ऐसे कितने हो जाएंगे मेरे पास, ऐसे 5 हो जाएंगे. अगर मैं इन सबका टोटल लगाऊं 5 + 4 + 3 + 2 + 5, तो ये टोटल कितने केस हो जाएंगे मेरे पास 23. सो k इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. k क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन 25. हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. There are exactly 12 Sundays in the period from January 1 to March 31st in a certain year. Then the day corresponding to February 15 in that year is what? So option A is Tuesday, option B is Wednesday, option C is Thursday, and option D is not possible to determine from the given data. So guys, here option C is the correct answer, that is Thursday. So let's see कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. कि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो 1 जनवरी विल बी मंडे होगा. ठीक है, जनवरी 1 से 31 मार्च तक की बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली 12 संडेज आते हैं. ठीक है, इनके बीच में. तो February 15 की बात कर रही हूं मैं. अगर जनवरी 1 की बात करूं तो अगर वो उस दिन मंडे था, तो इट मीन्स क्या हो गया कि देयर विल बी 90 डेज फ्रॉम जनवरी 1 टू मार्च 31. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 जनवरी की, तो ठीक है 1 जनवरी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 जनवरी को आप क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो 1 जनवरी है उस दिन क्या होगा मंडे. ठीक है, सपोज उस दिन अगर मंडे था, तो अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से लेकर और मेरा मार्च 31 तक में कितने डेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज 90 डेज हो गए. ठीक है, यहाँ पर 90 डेज आए, तो क्या इसमें कोई लीप ईयर था, नहीं, इसमें कोई लीप ईयर नहीं था, नॉन लीप ईयर है. 90 डेज हो गए. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ईयर एक लीप ईयर होता तो डेज क्या हो जाते, एक बढ़ जाता. सीधी सी बात है. अगर यहाँ पर मेरे लीप ईयर की बात मैं करती, लीप ईयर की बात हो रही होती, तो क्या हो जाता, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता. 90 + 1 इट विल बी इक्वल टू 91 डेज हो जाते अगर लीप ईयर की बात होती. दैट मीन्स कितने हो जाते 91 का मतलब है 13 वीक्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि जनवरी 1 से लेके और मार्च 31 तक 13 वीक्स आपके पॉसिबल ही नहीं होते. देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो आपका 15 फेब है उसको क्या होगा, थर्सडे. ठीक है, तो आपके 15 फेब को क्या था, थर्सडे.
सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. Consider a 3-digit number with the following properties. Property 1 is, if its digit and unit place and the tens place are interchanged, then the number increase by 36. If its digit and unit place and hundred place are interchanged, then the number decrease by 196. So now suppose that the digits and tens and hundred places are interchanged, then the number will be option A, increase by 180, option B, decrease by 270, option C, increase by 360, and option D, decrease by 540. So guys, here option D is the correct answer, which is decrease by 540. तो हम लोग जो गिवन कंडीशंस है, जो प्रॉपर्टीज है, उन पे चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक 3 डिजिट नंबर दे रखा है, और 3 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास गाइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी रिटन एज 100, ठीक है, A प्लस 10B प्लस C। ये 3 डिजिट नंबर को लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, बट जो हमारे को गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो मेरा 100A प्लस 10B प्लस यहाँ पे जो C है, यहाँ पे जो वैल्यू इंटरचेंज हुई है वो इस यूनिट और टेंस प्लेस की हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100A प्लस 10C प्लस दिस B, ठीक है। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है 36 से, तो माइनस 36 कर देंगे यहाँ पे। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9B माइनस 9C प्लस 36 विच इज इक्वल टू 0। और मैं क्या बोल सकती हूँ इसको कि मेरा जो C हो जाएगा गाइज, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे B प्लस 4, और B की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, C माइनस 4। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी जो गिवन कंडीशन है वो हमें क्या दे रखी है कि ऑल्सो यहाँ पर जो मेरा 100A प्लस 10B प्लस C, जो हमारी प्रॉपर्टी सेकंड है, वो क्या दे रखी है कि वहां पे 100 प्लेस और यूनिट प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा 100C प्लस 10B प्लस A। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है 196 और 198 से, तो इसको मैं 198 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये मेरा 99A हो जाएगा माइनस का 99C हो जाएगा और इक्वल्स टू 198। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाएगा A माइनस C इक्वल्स टू 2, और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, A इज इक्वल्स टू C प्लस 2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2। नाउ अब जो मेरी कंडीशन है वो एक और कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि सपोज टेंस और 100 प्लेस को अगर इंटरचेंज कर दिया गया, ठीक है, तो ये हमारे पास वापस से वही इक्वेशन हो जाएगी 100A प्लस 10B प्लस C। यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 100B, क्योंकि टेंस और हम लोगों ने क्या किया है, इसकी टेंस और 100 प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो ये 100B हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस 10A प्लस C, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, सब्ट्रैक्ट करें हम वैल्यूज को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पर आ जाएगा मेरे ये 90 इन ब्रैकेट A माइनस B के। अब मेरे पास A की भी वैल्यू है यहाँ पे और B की भी वैल्यूज है, अगर मैं इन दोनों ही वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 90 इन ब्रैकेट A की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, C प्लस 2 इन ब्रैकेट माइनस B की जगह रिवर्स हो जाएगी टर्म, C माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का C और प्लस का 4, ठीक है। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। C से C यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, C से C अपोजिट साइन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 540। सो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, D, यानी डिक्रीज बाय 540। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर 4 ट्राइंगल्स हैविंग साइड्स 5, 12, 9, 5, 12, 11, third side is 5, 12, 13, and the fourth side is 5, 12, 15. Among these, the triangle having the maximum area has sides. Option A is 5, 12, 9. Option B is 5, 12, 11. Option C is 5, 12, and 13. Option D is 5, 12, and 15. So guys, here option C is the correct answer, which is 5, 12, and 13. So आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बना रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम एरिया अगर निकालने की बात होती है तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड किया जाता है। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके मैक्सिमम एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी गाइस, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एरिया सिर्फ एक ही साइड से आएगा, वो आएगा 5, 12 और 13। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। इसे बिना किसी कैलकुलेशन को गाइज आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो आप ट्राइंगल की कोई भी कंडीशन लगा के इस पे चेक कर सकते हैं कि इसका जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लासरूम 1/5 of the boys leave the class and the ratio of the remaining boys to girls is 2:3. If further 44 girls leave the class, then the ratio of boys to girls is 5:2. How many more boys should leave the class so that the number of boys equal to that of girls? So option A is 16, option B is 12, 24, and option C is 30, and option D is 36. So guys, option B is the correct answer, which is your 24. So let's begin with the condition. क्या condition हमें given है यहाँ पर कि let the number of boys को अगर मैं यहाँ पे x मान लूँ, ठीक है, so let my number of boys be x, और जो मेरी नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स, उन्हें क्या मान लू मैं, उन्हें मान लूंगी मैं y। तो यहाँ पे जो गिवन रेशियो दे रखा है मुझे, वो क्या दे रखा है, 2/3। कब, जब 1/5 ऑफ द बॉयज लीव द क्लास, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज 1/5 हो गया, तो कितना बचा, 4/5, 4/5 बचा। अगर 1/5 लीव कर गए तो 4/5 बचा x बॉयज के लिए, एंड y गर्ल्स का रेशियो हो गया, ये कितना दे रखा है, 2/3 के बराबर। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फर्दर सिंप्लीफाई करके, दिस कैन बी रिटन एज 2x, this can be written as 2x upon 5y equals to 1/3। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ से अगर मैं निकालू, मेरे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6x upon 5। इस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि सेकंड कंडीशन में अगर 44 गर्ल्स लीव कर जाती है, तो बॉयज तो उतने ही रहे, क्योंकि बॉयज तो हमारे 4x upon 5 ही थे, 150 लीव करे थे। अगर उसी के साथ साथ मेरी 44 गर्ल्स भी लीव कर जाती है, तब मेरा रेशियो क्या बन जाता है, 5/2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पर ही आ जाएगा 8x equals to your 25 in bracket y minus 44। जब आप यहाँ सॉल्व करोगे इस वैल्यू को, y की वैल्यू यहाँ से आप इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये y की वैल्यू जैसे ही आप रिप्लेस कर दोगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका x आ जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका, आफ्टर सॉल्व करने के बाद आपका x आ जाएगा 50, और जो आपका y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। x और y की वैल्यूज अब हमारे पास आ गई है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा गाइज, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 24। क्योंकि आप नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह अपनी अपनी वैल्यूज रख दीजिए, देन यू विल गेट 24। आपके नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, बॉयज, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितनी हो जाएंगी, 24। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, let xyz be respectively the area of regular hexagon and regular heptagon which are inscribed in a circle of radius 1. Then option A, x upon 5 is less than y upon 6 is less than z upon 7, and x is less than y is less than z. Option B, x upon 5 is less than y by 6 is less than z by 7, and your x is greater than y then greater than z. Okay, option number C, x upon 5 is greater than y upon 6 is greater than z upon 7, and condition is x is greater than y is greater than z. Option number D, x upon 5 is greater than y upon 6 is greater than z upon 7, and your x is less than y is less than z. So guys, here option D is the correct answer. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए हेप्टागन और पेंटागन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इनका एरिया निकाल लेंगे। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पेंटागन दे रखा है, तो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो हम एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे गाइस देखिए इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेंटागन बनाना है तो हम यहाँ पे पेंटागन बना देंगे।
इस तरीके से हमारा एक पेंटागन बन जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई पॉइंट। 5 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा, यहाँ से एक एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये रेडियस 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। ये एंगल हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 72 इंस्क्राइब कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पेंटागन के इनसाइड वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हेक्सागन की बात करते हैं। एक और सर्कल बनाएंगे हम लोग। इस तरीके से हमने एक सर्कल फ्रेम किया। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें एक हेक्सागन बनाना है। ये हमने एक हेक्सागन बनाया गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेंटर है ओ, यहाँ से मैं एक एंगल बनाऊंगी। ये एंगल क्या होगा, यहाँ पे ईच एंगल मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये डी हो गया, ये ई हो गया, ए हमारा यहाँ से बनेगा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एफ। 6 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। एक और ट्राइंगल और एक और हमारा फिगर बनेगा यहाँ पे। एक और सर्कल हमें बनाना है, ठीक है, हेप्टागन के लिए। यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा सर्कल बनेगा, देखिए यहाँ पे हेप्टागन बनाना है, तो ये इस तरीके से, ठीक है, साइड्स बनेगी, नीचे आएगा, एक और नीचे आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ए बी सी डी, यहाँ से आप बनाना चालू करिए, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी डी ई एफ और ये जी पॉइंट हो गया, ठीक है। इनका जो बीच का एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंगल आपका आ जाएगा 2π/7। दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज ओ, यहाँ पे ये सेंटर मान लेना ओ, ठीक है। यहाँ पर करना क्या, हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है और ये कंडीशन को चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो आपका एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 × 1/2 sin 72। यहाँ पे sin 72 की वैल्यू आपको आई गेस पता होगी, वो वैल्यू आप रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.377। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर हम निकालें हमारा एरिया ऑफ हेप्टागन, पहले हेक्सागन फाइंड कर लेते हैं। हेक्सागन का एरिया आप कैसे निकालेंगे, हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 6 × हाफ योर sin 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपने निकाली है वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी गाइज, ये हमारी आ जाएगी 3 × √3/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे आपके इक्वल आ जाएगा 3 × √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है, तो आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 2.5, 9 और 8। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y, ठीक है। अब आपको z की वैल्यू चाहिए, तो आप z के लिए एरिया निकाल देंगे। क्या हो जाएगा आपका एरिया गाइज, यहाँ पे एरिया ऑफ हेप्टागन, हेप्टागन का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × साइन, कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू क्या थी गाइज यहाँ पे, ये वैल्यू थी आपके पास साइन 360/7, यानी 2π/7 थी, तो ये हो जाएगा 360/7 और इनटू किससे हो जाएगा ये 7, क्योंकि 7 साइड्स दे रखी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2.73 विच इज इक्वल टू z। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो x y z की वैल्यूज को। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x/y इज ग्रेटर देन y/6 इज ग्रेटर देन z/7 एंड योर x इज लेस देन y इज लेस देन z। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z की वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद y की है, उसके बाद x की है, तो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Question number 14. The least value of a natural number n such that your n-1/5 plus n-1/6 is less than n/7, where your n/r is equals to n factorial upon n-r factorial, or r factorial is what? Your option A is 12, option B is 13, option C is 14 and option D is 15. So guys, here option C is the correct answer, which is 14. So let's begin with the question. सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइनोमियल हमारी लग रही है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सभी जानते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू जाएगी वो क्या लिख सकती हूँ मैं, जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n-1c5, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के 5 तरीके हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन हमें गिवन है कि n-1 और 5 तरीके हैं इसको सेलेक्ट करने के, ठीक है। दूसरा है हमारे पास n-1 और इसको सेलेक्ट करने के हमारे पास 6 तरीके हैं, जो कि लेस देन है n
जिसको सेलेक्ट करने के 7 तरीके हमारे पास। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा हो जाएगा NC6 विच इज लेस देन NC7 हो जाएगा। इसको गाइज मैं ऐसे लिख सकती हूँ, NC6 का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, दिस इज n फैक्टोरियल और दिस इज 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, which is less than your n factorial upon 7 factorial और n minus 7 factorial, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से देखिए n से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका n माइनस 6 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा और जो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 13। तो यहाँ पर जो आपका n की जो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, लीस्ट वैल्यू, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज is x% and the average marks of girls is y% with x is less than y. Now if the average marks of all the students is your x% and your ratio of the number of girls to the total number of students is what? So option A is z minus x upon y minus x. Option B is z minus y upon y minus x. Option C z plus y upon y minus x and option D is z plus x upon y minus x. So guys here option A is the correct answer which is z minus x upon y minus x. So let's begin with the question. क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है गाइज यहाँ पर कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हम क्या कंसिडर कर लेंगे, उन्हें बॉयज को बी ले लेंगे और जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है उन्हें हम क्या ले लेंगे, जी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज हमारा क्या हो जाएगा बी मान लिया, ठीक है। वहीं पे हमारा जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी क्या हो जाएंगी, जी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज, जो मेरे सम है ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज, वो कितने हो जाएंगे, b इंटू एक्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिमिलरली सम ऑफ मार्क्स, योर मार्क्स ऑब्टेन बाय योर गर्ल्स इज व्हाट, ये हो जाएगा g इंटू वाई। नाउ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा बी एक्स प्लस जी वाई, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये टोटल b प्लस जी, बॉय प्लस गर्ल विच इज इक्वल टू ये z, ठीक है। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू वॉट, योर बी जेड प्लस जी सेड। और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, और मैं ऐसे लिख सकती हूँ मेरा b क्या हो जाएगा, b इन ब्रैकेट x माइनस z विच इज इक्वल टू योर g इन ब्रैकेट z माइनस y, ठीक है। यहां से मुझे b अपॉन g का एक रेशियो मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे z माइनस वाई अपॉन माई x माइनस z। अब मैं दोनों ही तरफ कॉम्प्रीनेंडो डिविडेंडो लगा दूं यानी दोनों ही तरफ +1 ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा b अपॉन जी +1 विच इज इक्वल टू z माइनस वाई अपॉन x माइनस z +1। दोनों ही तरफ अगर मैं +1 ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे b प्लस जी, आप इसे सॉल्व करो, ये हमारा बन जाएगा b प्लस जी अपॉन दिस g एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जब आप इसे प्रॉपर सॉल्व करोगे बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन x माइनस जेड। फाइन, नाउ योर अगर मैं इन वैल्यू को रिवर्स कर दूं मीन्स रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा g अपॉन b प्लस जी विच इज इक्वल टू व्हाट, योर z माइनस x अपॉन योर y माइनस x एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन जो है गाइज ए ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 61. Let ABCD be a trapezium with parallel sides AB and CD such that the circle S with AB as a diameter touches CD
Further, the circle S passes through the midpoints of the diagonal AC and BD of the trapezium. The smallest angle of the trapezium is what? So option A is your pi by 3, option B is your pi by 4, option C is your pi by 5, and option D is your pi by 6. So guys, here option D is the correct answer, which is pi by 6. So let's begin with the solution. अगर हम गिवन कंडीशंस को देखते हुए चले तो हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसे फर्दर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम बनेगा कुछ इस तरीके का. ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा. ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे. ये ए हो जाएगा गाइज, ये बी हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास सी हो जाएगा और ये हमारे पास डी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद की कंडीशंस हमें क्या दे रखी है कि हमारा जो एस है विथ ए बी एज इट्स डायामीटर. तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपका एक सर्कल बनाना है तो ये हाफ सर्कल यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से. ठीक है, ये आपके डायगोनल्स हो जाएंगे इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा. ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा. यहाँ पे भी आप एक 90 डिग्री क्रिएट कर सकते हैं. ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पी. ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट एम कहलाएगा. ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा आपका और यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा. यहाँ से जो बना रहा है ये भी आपके 90 डिग्री हो जाएगा और ये जो पॉइंट है ये एन हो जाएगा आपका. ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है ये आपका अल्फा हो जाएगा. यहाँ पे ये दिस इज योर अल्फा. ठीक है, ये आपका अल्फा एंगल हो जाएगा. नाउ दिस इज योर हाइट आर. यहाँ पर ये जो हाइट दे रखी है वो आपके रेडियस के बराबर होगी सर्कल के. ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हमने क्या किया, ज्वाइन ए एन. इस जो ए एन पॉइंट था इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो कंडीशन में हमने लिख दिया कि हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ए एन को. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि जो मेरा एंगल ए एन बी हो गया वो कितना हो गया, यहाँ से 90 डिग्री. तो अगर मैं ट्राइंगल ए एन बी की बात करूं, ठीक है, तो अगर ट्राइंगल ए एन बी की बात की जाए तो यहाँ पे मेरा जो कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या लिख सकती हूँ गाइस, मैं यहाँ पे ये हो जाएगा बी एन अपॉन 2r. ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है. और यहाँ से मुझे जो बी एन की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, यहाँ से अगर मैं बी एन की वैल्यू देखूँ तो बी एन को मैं लिख सकती हूँ 2r cos थीटा. ऐसा इसे लिखा जा सकता है. यहीं से मेरा जो बी डी है वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से मैं बी डी को लिख सकती हूँ. मेरा जो बी डी है वो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एन. ठीक है, ये मेरा ट्वाइस ऑफ बी एन हो जाएगा. बी एन की वैल्यू मुझे पता ही है तो ये क्या हो जाएगी 4r cos थीटा. ऐसा लिखा जा सकता है. अब मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं कि इन माय ट्राइंगल बी क्यू डी, अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेरा साइन थीटा है, ठीक है, तो वो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू योर बी क्यू अपॉन बी डी हो जाएगा. और उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी क्यू मेरा रेडियस है और जो बी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने वैल्यू निकाली है उसकी 4r cos थीटा. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. यहां से मेरे जो साइन की वैल्यू है, यहाँ से साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा वो क्या होता है 1/2. और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी गाइस यहाँ पे 15 डिग्री. सो यहाँ तक आई होप सब चीजें क्लियर होगी. नाउ सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा 15 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल थीटा. और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर आपके 4r cos अल्फा. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो थीटा वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, दिस थीटा विल बी इक्वल टू योर अल्फा विच इज इक्वल टू 15 डिग्री. ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेरे AC साइड्स की तो AC साइड क्या हो जाएगा 4r cos थीटा. इसे ऐसे लिखा जा सकता है. नाउ यहां से
एक कंडीशन निकल के आएगी कि जो मेरा ट्रेपीजियम है वो ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा गाइस, वो ट्रेपीजियम मेरा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मेरा जो एंगल है एडीबी वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं मेरे ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम विल बी आइसोसेलेस, लिख सकती हूँ मैं ऐसे कि योर ट्रेपीजियम, देयरफॉर ट्रेपीजियम विल बी आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि सिंस मेरा जो एंगल है ए डी बी वो कितना दे रखा है, वो मेरा 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो अब जो नेक्स्ट कंडीशन आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन की अगर आपका ट्रेपीजियम आइसोसेलेस हुआ, यहाँ पे और कंडीशन क्या थी, सिमिलैरिटी से हमने निकाल लिया था कि जो आपका अल्फा है और जो आपका थीटा है वो दोनों ही कितने के इक्वल हो गए, वो दोनों ही 15 डिग्री के इक्वल हो रहे थे। तो गाइज हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पे आपको जो फाइंड करना था स्मॉलेस्ट एंगल ट्रेपीजियम का फाइंड करना था। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉलेस्ट एंगल है ट्रेपीजियम का वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री मीन्स योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज π/6। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो फिगर था, ओके सो यहाँ पर आपका जो एडीबी एंगल है, ये एडीबी एंगल आप यहाँ देख सकते हैं, ये थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 62, लेट S be the set of all points A by B, C by D on the circle with radius 1 at centered at 0, 0, where your A and B are relatively prime integers and C and D are relatively prime integers, that is HCF of A, B is equal to your HCF C, D is equal to 1 and the integer B and D are even, then the set S, option A, is empty, option B has 4 elements, option C has 8 elements and option D is infinite. So guys, here option A is the correct answer, which is S set is your empty. So let's start with the question और with the solution part। तो सबसे पहले given conditions पे चलते हैं हम लोग कि हमें दे क्या रखा है। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल की इक्वेशन गाइज आप सभी को पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन होती है कि x² + y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी गाइज, ये 1 - a² / b²। फाइन, यहाँ पर x क्या हो जाएगा यार a/b, लिखा जा सकता है ऐसे, सिंस आपका x जो है वो a/b था तो इसीलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। y को मैं और क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे y कैन बी रिटन एज +/1/b, ठीक है, √ योर b² माइनस का a²। दिस कैन बी रिटन एज y इज रेशनल। सो तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो b² है माइनस a² है इज इक्वल टू एक वैल्यू p² ले लिया। अगर ये आपका इवन है, b आपने देखा कि क्वेश्चन में लिखा था कि b और d इवन है, तो अगर b इवन है इसमें से ऑड वैल्यू माइनस की, तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, एक ऑड वैल्यू आएगी। ये कंडीशन हो गई। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरा जो b² है इज इक्वल टू a² + p², इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, वहीं पे मेरा जो a² हो जाएगा मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है प्लस p की जगह में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 λ + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है 1, और ये किस पे सेंटर्ड है 0, 0 पे, ओरिजिन पे सेंटर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 4k² + 4k + 1 + 4 λ², ठीक है, +4 λ + 1। इस तरीके से एक इक्वेशन गाइज मुझे मिल जाएगी यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो b² की वैल्यू आ रही है, b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, k² + k + λ² +
lambda, okay, plus 2, which is प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप इसके रूट्स निकाल सको या कुछ और निकाल सको, एज LHS इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट RHS इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHS तो एक 4 का मल्टीपल है, बट यहाँ पर जो RHS की बात मैं कर रही हूँ वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। सो दैट्स वाई आपका जो सेट S है वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 63. Suppose we have two circles of radius 2 each in the plane such that the distance between their centers is 2 root 3 and the area of the region common to both the circle lies between. Option A is 0.5 and 0.6. Option B 0.65 and 0.7. Option C is 0.7 and 0.75. And option D is 0.8 and 0.9. So here guys, option C is the correct answer, which is 0.7 and 0.75. So let's start with the solution of this question. सबसे पहले given condition पे चलेंगे। You have two circles of radii 2 each in the plane. Okay, so we have to draw two circles first. ठीक है, सॉल्व करने के लिए दो सर्कल्स हम लोग फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट हमारे लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक सर्कल मेरा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और एक सर्कल इसको इंटरसेक्ट करता हुआ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल्स यहाँ पे गाइस ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। तो ये मैंने C2 मान लिया, इसको मैंने C1 मान लिया। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट मिलाऊंगी तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी और M पॉइंट। ठीक है, इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगी यहाँ पे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ का पॉइंट हो जाएगा A एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज B। तो ये A के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे गाइज वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे √3,1। ठीक है, ये सिंपली मैं ऐसा इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दे रखा है वो 2√3 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से A क्या आ गया मेरे पास, √3 आ गया, और आपका जो रेडियाई दे रखा है वो 2 ईच दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ और यहाँ 2 ईच दे रखा है। तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे गाइज, यहाँ से अगर मैं पॉइंट्स निकालना चाहूँ तो मेरा जो A पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा √3,1। वहीं पे मेरा जो पॉइंट B है, ठीक है, एंड B विल बी व्हाट √3,-1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एंगल AC1B की, तो वो कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर AB जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और आपके पास जो MC1 है वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें MC1 हमने निकाल लिया गाइज यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट 2 into योर व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है गाइज हमारे पास यहाँ पे, ये है C1AB। ये सेक्टर हो जाएगा, ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है। इसी में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल CA1B। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 into एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 1/2 into जो आपका रेडियस है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू योर एंगल π/3 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 2 हो जाएगा और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा गाइज वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा समथिंग 0.723। तो यहाँ पर आपका जो ये रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.723 आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो किस की रेंज के बीच में लाई करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी आ रहा है गाइज वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 0.7 एंड 0.75। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरी वैल्यू आ रही है 0.723 which lies in between 0.7 and 0.75। So here option C is the correct answer। ठीक है, question number 64. Let C1 C2 be two circles touching each other externally at a point A and let AB
be the diameter of circle C1, draw a secant BA3 to circle C2, intersecting circle C1 at a point A, which is not equal to A, and your circle C2 at point A2 and A3. If your BA1 is equals to 2, BA2 is equal to 3 and BA3 is equal to 4, then the radii of the circle CA1 and C2 are respectively what? Your option A is root 30 upon 5, comma 3 upon root 30 upon 10. Option B is root 5 by 2, comma 7 root 5 upon 10. Option C is root 6 by 2, comma root 6 by 2. Option D is root 10 by 3, comma 17 root 10 by 30. So guys, option A is the करेक्ट आंसर. सो बढ़ते हम सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले देखिए गिवन कंडीशन में हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हमें उसमें आगे क्या करना है. गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक दूसरे को टच करता हुआ सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. एक ये सर्कल हो गया, इसको टच करता हुआ गाइज एक दूसरा सर्कल हम लोग बना लेंगे. तो यहाँ पे हमने दो सर्कल्स बना लिए हैं. ठीक है, ये हमारा ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया. दिस विल बी कॉल्ड एज पी. इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने क्यू दे दिया. ठीक है, दिस इज योर बी. और यहां से ये सेकेंड जा रहा है, तो यहां से आप क्या करोगे, ये एक सेकेंड जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से आपका जाएगा क्यू से. तो ये क्यू से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एन. ये आपका एन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका A2 हो जाएगा. यहाँ की बात करूं तो ये आपका A1 हो जाएगा और ये आपका A3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करवा रहा है. यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे लाई कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये सर्कल C1 हो जाएगा और ये मेरा सर्कल C2 हो जाएगा. तो ये आपकी गिवन कंडीशन हो गई. यहाँ से P से एक M, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, जिसको नाम दे दूंगा मैं. यहाँ पे ये M हो गया और ये यहाँ पर N हो गया. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं गाइज, यहाँ पर BM जो हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, BM किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, A1 M के, विच इज इक्वल टू 1. ये 1 के बराबर हो जाएगा. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि A1 A2 जो है वो मेरा 1 है, ऐसा बोला जा सकता है यहाँ पे. तो A2N जो है और मेरा A3N जो है, A2N और A3N वो कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगा 1/2. इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. लेट रेडियस ऑफ सर्कल C1 इज R1. ये तो आपके वेल नोन थिंग है कि आपका जो रेडियस होगा सर्कल C1 का वो कितना हो जाएगा, C1 का जो रेडियस है वो R1 हो जाएगा, और जो आपका C2 का रेडियस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे C2 का रेडियस हो जाएगा R2. इसको इस तरीके से मैं डिनोट कर सकती हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PM की, जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो वो PM कितना हो जाएगा आपके पास गाइज, यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिट फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 1. R स्क्वायर माइनस 1 जस्ट बिकॉज कि मैं सर्कल C1 की बात कर रही हूँ तो R1 स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं QN की बात करूँ नेक्स्ट परपेंडिकुलर की, तो QN मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये मेरा R2 का स्क्वायर हो जाएगा -1/4. ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है. सिंस कंडीशन मुझे क्या दे रखी है, यहाँ पे मुझे जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है गाइज, यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपका ट्राइंगल है, विच ट्राइंगल, योर QNB इज सिमिलर टू व्हाट, योर ट्राइंगल PMB. ये इसके सिमिलर हो जाएगा. अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं रेशियो को यहाँ पर इक्वल कर दूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ गाइज यहाँ पे कि मेरा जो ये अंडर रूट है R2 का स्क्वायर -1/4 अपॉन दिस R1 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा मेरे BN अपॉन BM. इसके इक्वल मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मेरे 7/2 अपॉन 1 के. इसको ऐसा लिखा जा सकता है. इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे कि आगे से कैसे हम कर सकते हैं. नाउ 4 R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 49 R1 का स्क्वायर -48. नाउ इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ यहाँ पे. दिस विल बी योर इक्वेशन 1. ऑल्सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्राइंगल QNB की, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे
पाइथागोरस लगा सकते हो। बी क्यू स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, बी एन के स्क्वायर प्लस एन क्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आप डाल दीजिए, आपके पास वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये bn की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, आपके पास वैल्यू है 49/4 और nq की जगह क्या आ जाएगा आपका r2 का स्क्वायर माइनस 1/4। अभी हमने निकाली थी वो उसके इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ से एक कंडीशन आएगी गाइस निकल के, जब आप इसे फुली सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपके पास एक कंडीशन आएगी कि r1 स्क्वायर जो होगा प्लस r1 r2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। ठीक है, इसको ऐसा सॉल्व करने पे अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बोथ को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सॉल्व करूं 1 एंड 2 को, तो मेरे पास जो कंडीशन आएगी गाइज वो क्या आ जाएगी यहाँ पे कि r1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट योर 6/5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइज कर दूं नीचे टर्म को तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू √30/5। ये तो वैल्यू हुई मेरी r1 की। अगर मैं बात करूं r2 की तो r2 भी ऐसे ही निकल जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे फुली तो r2 आ जाएगा 3√30/10 एंड विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, let a b c d be real numbers between -5 and +5 such that your mod a is equal to what, is equal to √4 minus √5 minus a, comma mod b is equals to √4 plus √5 minus b. Mod c is equals to what, √4 minus √5 plus c, and mod d is equal to √4 plus √5 plus d. Then the product of a b c d is what, option a 11, option b -11, option c 121 and your option d is -121. So guys your option a is the correct answer. So हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है और हमें सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो गिवन कंडीशन में मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू व्हाट, √4 माइनस √5 माइनस ए। अगर मैं दोनों ही साइड स्क्वायरिंग कर दूं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गाइज, यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 4 माइनस आपका हो जाएगा 5 माइनस ए √। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगेन मैं अगर स्क्वायर करूं, ठीक है, अगेन फिर से स्क्वायर करूं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा गाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ a की पावर 4 प्लस 16 माइनस 8 a स्क्वायर equals to 5 minus a. This can be written as like this. Fine. Similarly, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर प्लस a और ये प्लस का 11 इक्वल्स टू 0. Similarly, squaring other given equations, similarly स्क्वायर कर देंगे हम, स्क्वायरिंग अदर गिवन इक्वेशंस जो भी दे रखे हैं, यानी बी सी डी पे भी ऐसा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी कैन से दैट कि a कॉमा बी कॉमा माइनस सी एंड माइनस डी ये क्या हो जाएंगे, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये रूट्स आ जाएंगे, किसके रूट्स आ जाएंगे, कौन सी इक्वेशन के, ये आपके इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन थी x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे, ए बी इंटू माइनस सी इंटू माइनस डी विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू योर 11। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।